हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वेव्स। अब इसमें मैं आपको स्टैंडिंग वेव्स की मैथमेटिकल एनालिसिस शुरू करने से पहले थोड़ा आपको फील हो, इसके लिए मैंने कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं पहले, जो आप देख रहे होंगे। पहले हम कंसिडर करें दो वेव्स जो सेम फ्रीक्वेंसी की हों, एक ही स्ट्रिंग पे हों, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों। देखो लिखा है मैंने यही, कंसिडर टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेम स्ट्रिंग। एक ही स्ट्रिंग पे दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की लेकिन ट्रैवल कर रही हूं अपोजिट डायरेक्शंस में, तो सीन क्या बनेगा वो जरा देखो पहले आप, तो आपको स्टैंडिंग वेव्स का थोड़ा फील आएगा। तो किसी भी वक्त जब आपकी नजर पड़ी वेव पे तो ओवरलैपिंग तो होगी दोनों में, दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन वेव्स हैं दोनों में ओवरलैपिंग सुपरपोजिशन तो होगा उनमें। तो लगातार आप बहुत कुछ देख सकते हैं। तो मैं तीन नजारे उठा के लाया हूं सुपरपोजिशन के। कोई भी टाइम इंस्टेंट ले सकते हो आप, लेकिन मैंने कुछ ऐसे टाइम इंस्टेंट चूज करे हैं जिससे आप वेवफॉर्म अच्छे से बना सकोगे और फिर थोड़ा बेटर आएगा। जब मान लो जब आपने देखना शुरू करा, तो ये मान लो वेव 1 ये जा रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वेव 2 ये जा रही नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जब आपकी नजर पड़ी वेव पे स्ट्रिंग पे तो ये था सीन। तो जब इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा तो इसका भी पॉजिटिव साइकिल, इसका भी पॉजिटिव, इसका एम्पलीट्यूड ए, इसका एम्पलीट्यूड ए, तो सुपरपोज करने के बाद एम्पलीट्यूड 2a, ये बन गई आपकी वेव सुपरपोजिशन करने के बाद। मैं कुछ सर्टेन पार्टिकल्स पे मेरी नजर है जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पे। इतना होता है लैम्डा ना, तो ये लैम्डा बाय 2, ये सब तो अपने को पता ही है। लैम्डा डिस्टेंस पे 3 लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पे मैं इन पार्टिकल्स पे मेरी नजर है। इससे कुछ निकल के आएगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन थोड़ा फील आप पहले लें, देखें ना। तो लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है यहाँ पे, सुपरपोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0, अभी भी मेन पोजीशन पे है। लैम्डा डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है सुपरपोजिशन करने के बाद अभी भी देख लो कहां है? मेन पोजीशन पे। 3 लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है आफ्टर सुपरपोजिशन अभी भी वो मेन पोजीशन पे है। चलो तो माना हमने कि चलो ये तो हो सकता है कि अभी की बात हो, थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ी देर बाद मैंने मान लिया t/4 टाइम पीरियड का 1/4। तो एक टाइम पीरियड में वेव कितना ट्रैवल करती है? टाइम पीरियड t में कितना ट्रैवल करती है वेव? लैम्डा डिस्टेंस आगे, तो t/4 में कितना ट्रैवल करेगी? λ/4। तो ये शिफ्ट होगी राइट की तरफ λ/4, ये शिफ्ट होगी लेफ्ट की तरफ λ/4। आप यहीं पे वीडियो पॉज करके पहले ये डायग्राम बना लें, है ना, या चाहो तो अंत में जब मैं खत्म करूंगा तो बना लेना आप। तो t/4 मतलब इसमें वेव ट्रैवल करेगी, वेव 1 जाएगी इधर λ/4 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वेव 2 जाएगी λ/4 नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो जब ये λ/4 शिफ्ट होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये वेव 2 λ/4 इधर शिफ्ट होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। अब सुपरपोजिशन कर दो, कर दिया मैंने। देखो जितना ये नेगेटिव उतना ये पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट 0। जितना ये पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट 0। जितना ये नेगेटिव उतना ये पॉजिटिव, सुपरपोजिशन करके डिस्प्लेसमेंट 0। मतलब आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट अगर सुपरपोजिशन करा मैंने तो सारे के सारे पार्टिकल्स आ गए मेन पोजीशन पे, स्ट्रिंग स्ट्रेट हो गई। सारे पार्टिकल्स केस कहां पे हैं? मेन पोजीशन पे हैं पार्टिकल्स। मेरी नजर अभी भी उन्हीं 3 पार्टिकल्स पे है जिसमें मैंने शुरुआत की बात करी। λ/2 डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो अभी भी मेन पोजीशन पे है, पहले भी था मेन पोजीशन पे। लैम्डा डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो अभी भी पूरी स्ट्रिंग ही मेन पोजीशन पे है, तो ये मेन पोजीशन पे, ये पहले भी थी मेन पोजीशन पे। 3 λ/2 पोजीशन वाला पार्टिकल अभी भी मेन पोजीशन पे, पहले भी था मेन पोजीशन पे। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये सिनेरियो, ये जो सीन है थोड़े टाइम के बाद चेंज हो जाए। तो मैंने काम किया कि अब मैं आधे टाइम पीरियड के बाद देखता हूं सुपरपोजिशन करके अब क्या नजारा है। तो आधे टाइम पीरियड के बाद मतलब पॉजिटिव साइकिल बन जाएगा नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल बन जाएगा पॉजिटिव। तो हाफ टाइम पीरियड के बाद वेव कितना आगे ट्रैवल करेगी? λ/2। टाइम पीरियड t में लैम्डा आगे तो t/2 में λ/2। या साधारण सी भाषा में बोलूं तो आधे टाइम पीरियड के बाद पल्स चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव, ये देख लो यहां बनाया मैंने। और जो नेगेटिव साइकिल थी ये यहां पे, ये पॉजिटिव साइकिल जो थी ये हो गई यहां पे नेगेटिव, दोनों के नेगेटिव। पॉजिटिव आधा टाइम पर आधा शिफ्ट करेगा तो ये नेगेटिव वाला पूरा पार्ट इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव इधर निकल जाएगा तो नेगेटिव वाला पार्ट इतना शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। अब सुपरपोजिशन करी मैंने, देखो ये भी नेगेटिव साइकिल, ये भी नेगेटिव साइकिल, इसका एम्पलीट्यूड भी ए, सेम एम्पलीट्यूड मान लिया मैंने। जरूरी नहीं है ऐसा कि एम्पलीट्यूड सेम ही हो, लेकिन सेम मान लेता हूं तो कुछ परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ए एम्पलीट्यूड यहां भी, ए एम्पलीट्यूड यहां भी,
तो नेट एम्पलीट्यूड 2a, वैसे ही आप दिखा सकते हैं। फिर मैंने ध्यान दिया, जरा उन 3 पार्टिकल्स पे ध्यान दूं जिसपे मेरी नजर शुरुआत से है। आप देखिए कि लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, इन डिस्टेंस के पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट यहां भी 0 थी, यहां भी 0 थी, और एक बार ये यहां पे अभी भी लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस का जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पे है, अभी भी लैम्डा डिस्टेंस का पार्टिकल है वो है मीन पोजीशन पे। तो आपने देखा कि दो वेव्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी के, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और उनका सुपरपोजिशन होता है, तो सुपरपोजिशन का नतीजा ये रहा आपके सामने हाजिर कि सर्टेन पार्टिकल्स जो हैं वो परमानेंटली रेस्ट में चले गए। लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे, लैम्डा डिस्टेंस पे, 3 लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे ये जो पार्टिकल्स हैं, चाहे सुपरपोजिशन का कोई सा भी स्टेज हो, किसी भी वक्त आपकी नजर सुपरपोजिशन पे पड़े, हर वक्त सुपरपोजिशन करने के बाद आपको नजर आ रहा है कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा रेस्ट पे हैं, है ना। इन पार्टिकल्स को बाकायदा हम कुछ नाम देंगे, लेकिन अभी आप सोचो कि अगर वेव मोशन के दौरान कुछ पार्टिकल्स परमानेंटली रेस्ट पे चले गए, मतलब एनर्जी उससे आगे नहीं जा रही होगी। अगर पार्टिकल्स परमानेंटली रेस्ट में चले गए, उनका एम्पलीट्यूड 0 हो गया उन पार्टिकल्स का, इसका मतलब यह है कि पावर वहां से वहां नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी। पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर न्यू वी, कुछ ऐसा, है ना। तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है। अगर इन पार्टिकल्स की लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे, लैम्डा डिस्टेंस पे, 3 लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे इन पार्टिकल्स की एम्पलीट्यूड परमानेंटली 0 हो गई, हर बार ये रेस्ट में ही है, मतलब पावर इन पार्टिकल्स इस पॉइंट से आगे नहीं जाएगी। लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस से आगे पावर ट्रैवल नहीं कर रही, लैम्डा बाई 2 से आगे ट्रैवल नहीं कर रही, यहां भी लैम्डा बाई 2 से आगे ट्रैवल नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही पावर ट्रैवल? क्योंकि ये पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो परमानेंटली 0 हो गया, है ना। यहां भी देखा 0, यहां भी रेस्ट में नजर आए पार्टिकल, सेकंड केस में भी, थर्ड केस में भी। आर्बिट्ररी आप कोई सा भी केस ले लो, मैंने 3 स्टैंडर्ड उठाए ताकि आपको थोड़ा फील आए। तो आप इन 3 डायग्राम्स के जरिए एक बात ही समझ चुके होंगे कि दो अपोजिट डायरेक्शन की वेव्स जो सेम स्ट्रिंग पर ट्रैवल कर रही हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, तो अगर उनका सुपरपोजिशन हो जाएगा तो सर्टेन पार्टिकल्स परमानेंटली रेस्ट में आ जाएंगे, या और अच्छी भाषा में बोलो तो सर्टेन पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनका एम्पलीट्यूड हमेशा 0 होगा, और उन पार्टिकल्स से पावर का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो पावर कितनी हो जाएगी? फिर 0। तो पावर ट्रांसमिशन वेव्स का बंद हो गया, इसलिए इन्हें कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। अब पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही वेव से, एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही, एनर्जी लिमिटेड है किसी जगहों पे, उसकी हम बात करते हैं फिलहाल। तो ये रहा स्टैंडिंग, इसलिए इसे बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, क्योंकि इन वेव्स के सुपरपोजिशन के बाद पावर ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। और कौन से पॉइंट्स पे, कहां पे पावर ट्रांसमिशन बंद होगा? आपको बताया, मैंने अभी दिखाया मैंने डायग्राम के जरिए, लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे, लैम्डा डिस्टेंस पे, 3 लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे, यहां पे जो पार्टिकल्स होंगी इनके आगे पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा, इनके थ्रू नहीं हो सकता कभी, क्योंकि ये पार्टिकल्स हमेशा रेस्ट में है। अब हम स्टैंडिंग वेव्स की मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन इत्मीनान से टाइम लेकर आप ये तीनों डायग्राम बनाएं, और चाहे तो अपने दिल की संतुष्टि के लिए एक आध डायग्राम आप खुद से बना दो, जैसे मैंने 3/4 बनाया, 3t/, आप 3t/4 पे बना के देखो, t/2 है ना, आप 3t/4 पे बना के देखो, फिर सुपरपोज करके देखो, इन पोजीशंस पे जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा रेस्ट में नजर आएंगी। अब हम काम शुरू करते हैं स्टैंडिंग वेव्स के मैथमेटिकल एनालिसिस की। अब आइए स्टैंडिंग वेव्स की एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं अपन। तो फिलहाल देख लो कि कंडीशंस कौन कौन सी आई स्टैंडिंग वेव्स की। अभी क्या क्या देखा हमने ग्राफ के जरिए, वेव्स ट्रैवल करनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, पहली कंडीशन, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और थर्ड एम्पलीट्यूड अगर सेम होगा तो परमानेंटली रेस्ट वाले पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, तो एम्पलीट्यूड सेम या नियरली इक्वल होनी चाहिए, तो फिर स्टैंडिंग वेव्स वाली फीलिंग आएंगी फिर। तो ये है कंडीशंस। अभी मान लें कि ये है फिक्स्ड वॉल और इस पे एक वेव आ रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मान लो इंसिडेंट वेव, ये है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये आपकी इंसिडेंट वेव टकराएगी, तो टकरा, ये फिक्स्ड बैंड है आपका,
तो फिक्स्ड एंड से टकराएगी तो 180 का फेज डिफरेंस होगा, ये पढ़ा ना अपन ने। तो टकरा के जब वेव लौटेगी, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन की चीजें मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं मैं। टकरा के फिक्स्ड एंड से लौटी है तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ए साइन, अब ये अगर ये आ रही थी नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग की जाएगी पॉजिटिव, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और 180 का फेज डिफरेंस भी होगा पाई। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब इसे लिख सकते हैं माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, तो माइनस साइन में अंदर चाहूं तो ले सकता हूं साइन में, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस अंदर भेज सकते हैं आप, ये माइनस अंदर भेज देंगे तो आ जाएगा ए साइन माइनस के एक्स का हो जाएगा प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा टी, ये रिफ्लेक्टेड वेव। स्ट्रिंग पे एक वेव आई नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग फिक्स्ड एंड से टकरा के लौटी वेव, ये आ गई आपकी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन। इन दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन तो होगा, इधर से वेव आ रही है इधर से रिफ्लेक्टेड आ रही है, तो दोनों का सुपरपोजिशन होगा, तो क्या स्टैंडिंग वेव बनने की पॉसिबिलिटी है, जी हां है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी वही होगी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एम्पलीट्यूड वही रहेगा ए, पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान पढ़ा था ये, तो एम्पलीट्यूड वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब पूरी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है स्टैंडिंग वेव्स के लिए। स्टैंडिंग क्यों कहते हैं कि बताया ना आपको, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन बंद हो जाता है, सर्टेन पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जहां पे जो परमानेंटली रेस्ट में रहते हैं, और जो परमानेंटली रेस्ट में रहेंगे तो उनका एम्पलीट्यूड जीरो होगा, तो जाहिर सी बात है पावर उनसे फ्लो नहीं होगी, ये चर्चा भी करा आपने। तो आइए अब सुपरपोजिशन होगा, तो वो देखो क्या होगा उसके बाद, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो y जो किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी वो इन दोनों के सुपरपोजिशन से, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा y i प्लस y r। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स की इक्वेशन है हमारे पास, तो आप कर सकते हैं काम, तो y इज इक्वल टू आ गया, इंसिडेंट है a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, और रिफ्लेक्टेड है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो y इज इक्वल टू आ गया, अगर यहां से आप, मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जबानी कर सकते हैं ये सब, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, यहां भी साइन ए कॉस बी तो साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ए साइन बी, तो माइनस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता था ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी ये कैंसल आउट, साइन के एक्स ये वाले दो टर्म्स बच गए, तो y इज इक्वल टू आ गया 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये रही आपकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, जिसमें 2a साइन के एक्स जो है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। तो अनलाइक प्रोग्रेसिव वेव्स, एक सिंगल वेव ट्रैवल कर रही होती है स्ट्रिंग में, तो हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड वही होता है एक, लेकिन आप यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो x पे डिपेंडेंट है, मतलब x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल होगा उसकी एम्पलीट्यूड कुछ और होगी, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल होगा उसकी एम्पलीट्यूड कुछ और होगी। तो प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव के बीच में सबसे मेजर डिफरेंस ये भी है कि वहां पे प्रोग्रेसिव वेव में हर पार्टिकल अगर रेस्ट में ऊपर नीचे जाता है वो, लेकिन स्टैंडिंग वेव में कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो हमने ग्राफ में देखा जो परमानेंटली रेस्ट में आ गए, जो भी आप मैथमेटिकली भी देखोगे। और प्रोग्रेसिव वेव्स मतलब जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं वो वेव्स में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड वही रहता है, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि 2a sin kx ये है एम्पलीट्यूड, तो अगर x डिस्टेंस के पार्टिकल की एम्पलीट्यूड 2a sin kx है तो जाहिर सी बात है कि x अगर वेरी करेगा तो एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगी। तो स्टैंडिंग वेव्स में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड
डिफरेंट होगा। इन स्टैंडिंग वेव एम्पलीट्यूड इज पोजीशन डिपेंडेंट। तो ये रही इक्वेशन, जनरल फॉर्मेट भी है इसका। मैंने तो ऐसे दो, इन दोनों का सुपरपोजिशन किया तो ना, लेकिन कोई भी दो वेव्स ऐसी हो सकती हैं। मैं बोलूं कि भैया ये देखो, मैं बोलूं कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के, और दूसरी बोलूं ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 30 डिग्री। ध्यान देना, मैं ऐसे दो वेव्स बोल दूं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 30। क्या इन दोनों के सुपरपोजिशन से मिलेगा स्टैंडिंग वेव? डेफिनेटली मिलेगा आपको। देखो यहां पे ओमेगा टी माइनस के एक्स जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ओमेगा टी प्लस के एक्स आ रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो अपोजिट डायरेक्शन की वेव्स हैं, ओमेगा दोनों में सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो क्या इन दोनों के सुपरपोजिशन से भी मिलेगा स्टैंडिंग वेव? डेफिनेटली मिलेगा, आपको मिलेगा। तो इसलिए जनरल जो फॉर्मेट है स्टैंडिंग वेव्स का वो ये रहा कुछ, जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स तो वो है y इज इक्वल टू 2a साइन kx प्लस फाई 1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। ये है जनरल फॉर्मेट स्टैंडिंग वेव्स के इक्वेशन का। कोई बोले सर वहां तो कॉस आया, तो कॉस आ सकता है ना साइन से। अगर फाई 2 90 होगा तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर वाला आपका। तो ये है जनरल फॉर्मेट, बहुत रेयर जरूरत पड़ती है। कभी आपके सामने पेश कर दे कि ये देखो, तो ये नहीं कि रट के बैठे कि स्टैंडिंग वेव यही होती है। स्टैंडिंग वेव इस फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है। अगर एम्पलीट्यूड पोजीशन डिपेंडेंट मिल रहा है तो हमेशा 2a sin kx मिले, जरूरी नहीं हो सकता ऐसा भी मिल जाए आपको। एनीवेज, तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ गई इस पर्टिकुलर केस में, और इसी के साथ डील करते हैं बाकी चीजें अपन। जनरल इक्वेशन ये रही। अब हम कुछ स्पेशल बातें करेंगे नोड्स और एंटी नोड्स की, लेकिन उसके पहले आप एनालिसिस का ये सारा पार्ट जो मैंने लिखा है जल्दी से आप नोट कर लें। अब बात शुरू करते हैं अपन नोड्स और एंटी नोड्स की। तो आप टॉपिक दे दें नोड्स। स्टैंडिंग वेव में नोड्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जिनका एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, या जीरो पॉइंट्स ऑफ मिनिमम या जीरो एम्पलीट्यूड। ये पॉइंट्स परमानेंटली रेस्ट में रहेंगे, जो मैंने ग्राफ में ऑलरेडी आपको दिखाया कि लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पे, लैम्डा पे, 3 लैम्डा बाय 2 पे, अभी हमने ग्राफ पे देखा था कि ये पार्टिकल्स हमेशा आपको रेस्ट में नजर आ रहे थे, है ना। अब वो मैथमेटिकल एनालिसिस से आपको समझा रहा हूं। ग्राफ से आपने पढ़ा तो थोड़ा आपको फील है, अब आप मैथमेटिकल एनालिसिस से रिजल्ट्स भी देख लें। तो नोड्स मतलब जहां पे मिनिमम एम्पलीट्यूड हो या फिर जीरो एम्पलीट्यूड का है। मिनिमम एम्पलीट्यूड इसलिए कह रहा हूं मैं कि अगर मान लो कि सुपरपोजिशन करने वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड अगर एग्जैक्टली इक्वल नहीं रहा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको वो, तो इसलिए मिनिमम एम्पलीट्यूड कह रहा हूं। अगर इंटरफेयरिंग वेव्स की जो आ रही है अपोजिट ट्रैवल करके आ रही है, उनका एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है तो नेट एम्पलीट्यूड जीरो मिलेंगे आपको बहुत सारे पोजीशंस पे। जो ग्राफ में देखा आपने, अब आप यहां देखिए। देखो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन भी क्या लेके आए अपनी कंडीशन में, 2a sin kx cos ओमेगा t, ये लेकर आए, है ना। तो एम्पलीट्यूड कितना है भाई, एम्पलीट्यूड है 2a sin kx। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड जीरो चाहिए, फॉर जीरो एम्पलीट्यूड sin kx होना चाहिए जीरो, sin kx इज इक्वल टू जीरो। अब sin थीटा जीरो मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई, के को क्या बोलते थे अपन, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू n पाई, पाई पाई यहां से कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या मिल गया, n लैम्डा बाई 2। ये है n इज इक्वल टू कहां से, वही 0 1 2 3 जो भी। तो आप देख लीजिए नोड्स का पोजीशन क्या मिल गया, 0 रखोगे तो मिल गया 0, 1 रखोगे तो मिल जाएगा लैम्डा बाई 2,
2 रखोगे तो मिल जाएगा 2 कट गया तो लैम्डा, 3 रखोगे तो 3 लैम्डा बाई 2 और सो ऑन। इन सारे पोजीशंस को हमने ग्राफ के जरिए भी देखा। जब हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं थे उस वक्त भी हम देख रहे थे कि इन पोजीशन पे जो पार्टिकल्स थी वो हमेशा रेस्ट में नजर आ रही थी, है ना, लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 ग्राफ पे भी आपको बताया था मैंने। ये रही कहानी। और दो नोड्स के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2, इन दोनों के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2, हटा के देख लो, इन दोनों के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2। तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स, अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप सुन के नोट कर लें, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाई 2। दो लगातार के जो नोड्स होंगे उनके बीच की दूरी हमेशा होगी लैम्डा बाई 2। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां पे से याद भी रखेंगे, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पड़ती है जरूरत। अब आइए हम बात करते हैं एंटी नोड्स की। एंटी नोड्स, एंटी नोड्स मतलब ये है पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, एम्पलीट्यूड तो डिस्प्लेसमेंट मीन से ऊपर भी लेते हैं और नीचे भी लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड है कितनी आपके पास, 2a sin kx। तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब sin kx की वैल्यू +1 या -1। अरे नेगेटिव साइड भी जाते तो वो भी एम्पलीट्यूड में ही काउंट होता है ना। ग्राफ अगर आप देखते हैं, यहां पे देख लो, जो ग्राफ लेते हो तो ये भी एम्पलीट्यूड ए ही है और ये भी एम्पलीट्यूड ए ही है, तो दोनों काउंट होते हैं एम्पलीट्यूड्स में। तो आप चाहते हो कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिले, तो एम्पलीट्यूड आपका ये रहा 2a sin kx। तो अगर sin kx मैक्सिमम हो गया या मिनिमम, मतलब +1 या -1 दोनों, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी, अगर sin kx +1 रहा तो एम्पलीट्यूड 2 है, पार्टिकल ऊपर की तरफ। अगर sin kx -1 तो एम्पलीट्यूड -2 है, मतलब पार्टिकल नीचे की तरफ। दोनों काउंट करेंगे अपन। तो फॉर एंटी नोड्स, एंटी नोड्स के लिए sin kx की वैल्यू जो है वो +-1 दोनों चलेगा। क्लियर है पॉइंट ये। तो sin kx की वैल्यू +-1 मतलब kx इज इक्वल टू हो गया आपका 2n + 1 π/2, π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स पे, जैसे sin π/2 1, 3π/2 -1, 5π/2 फिर 1, 7π/2 -1। तो π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स पे sin या तो +1 होता है या तो -1 होता है, इसलिए π/2 का ऑड मल्टीपल देखो 2n + 1 ऑड नंबर है। को क्या लिख सकते हैं अपन, 2π/λ वेव नंबर इनटू x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। पाई तो एनीवे से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू मिल गया यहां से 2n + 1, 2n + 1, लैम्डा क्या ऊपर और 2 आया नीचे, मतलब λ/4। ये पोजीशन है एंटी नोड्स की। n की वैल्यू कितनी, वही 0 1 2 3 जो रखना है रख दो। ये पोजीशन है एंटी नोड्स की, मतलब कि अगर n = 0 रखोगे आप तो ये मिल जाएगा λ/4। अगर n = 1 रखोगे तो आ जाएगा 3 λ/4, n = 2 रखोगे तो आ जाएगा 5 λ/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप एंटी नोड्स की पोजीशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो है कहां पे। अब जरा ध्यान दें, हमें अगर दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी निकालनी है अगर, तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, ये कितनी हो गई, 3 λ/4 में से λ/4 घटाओगे तो λ/2 मिलेगा, 5 λ/4 में से 3 λ/4 तो भी λ/2 मिलेगा, घटा के देख लो। तो दो कंसेक्यूटिव नोड हो या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स हो, दूरी हमेशा दोनों के बीच में λ/2 ही होगी। अब आप अगर पूरा प्लॉट करना चाहोगे अगर, तो ध्यान दो, x = 0 ये क्या मिला, नोड मिला, नोड। x = λ/2 पे क्या मिला, नोड। लैम्डा पे क्या मिला, नोड।
इस तरीके से और बढ़ा सकते हैं। 3 लैम्डा के बाद मिलेगा 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 पे नोड, ये नोड्स हैं। यहां देखो लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 आएगा 0 और लैम्डा बाई 2 के बीच में, तो लैम्डा बाई 4 ये मिल गया एंटी नोड। फिर 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 आएगा लैम्डा बाई 2 और लैम्डा के बीच में, 3 लैम्डा बाई 4 ये एंटी नोड। फिर 5 लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 के बीच में आएगा, 5 लैम्डा बाई 4 ये आ गया एंटी नोड। तो आप जरा नोटिस करें कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में एक एंटी नोड है, हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड है, और हर नोड और एंटी नोड के बीच की जो दूरी है वो लैम्डा बाई 4 ही है। कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी यह है लैम्डा बाई, आप बता के देख लो, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 2 आ जाएगा लैम्डा बाई 4, लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4 आ जाएगा लैम्डा बाई 4। तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4। तो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2, कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2। हर दो नोड के बीच में क्या मिलता है, एंटी नोड और कंसेक्यूटिव नोड। लगातार अगर नोड और एंटी नोड है तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, लैम्डा बाई 4। तो मैं कहां लिखूं, आप इसको लिख लेना जो बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4। तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, स्टैंडिंग वेव का ग्राफ है, नोड्स की पोजीशंस है, एंटी नोड्स की पोजीशंस है, कंसेक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है, और नोड एंटी नोड लगातार मिले तो उनके बीच का डिस्टेंस भी है। ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में शुमार किया जाता है इन चीजों को, तो आप इनको याद भी रखें। एनालिसिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जरा कुछ न्यूमेरिकल एक बिंदु दिखाता हूं आपको कैसे पूछ सकते हैं, अच्छा सवाल उठाते हैं। तो आइए देखें जरा, एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है 2a sin kx sin ओमेगा t। पूछ रहे हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताओ ताकि उनका एम्पलीट्यूड √3 है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या रहा इसमें, यही 2a sin kx, पोजीशन डिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हो गया 2a sin kx, ये है एम्पलीट्यूड। और कितना चाहिए एम्पलीट्यूड, √3 है, मतलब प्लस √3a भी चलेगा और माइनस √3a भी चलेगा, तो दोनों लेंगे अपन। ए यहां से कैंसिल आउट, साइन kx इज इक्वल टू मिल गया आपको यहां से प्लस माइनस √3/2। अब ग्राफ ड्रॉ कर लो भाई। साइन का कर, साइन kx का कर, साइन kx का प्लॉट बनाए मैंने, तो √3/2 भी लेना है और माइनस √3/2 भी लेना है, तो ये √3/2 और नेगेटिव साइड से ये माइनस √3/2। तो यहां पे लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को कहां पे कटते रहेगा, √3a/2 एक यहां पे आएगी वैल्यू 60 डिग्री पे π/3, एक यहां पे आएगी वैल्यू, ये एंगल क्या हो जाएगा पाई माइनस, मतलब आ जाएगा 2π/3। sin 120 भी तो होता है, sin 90 + 30 cos 30। और यहां से इधर जाएंगे तो यहां पे भी कट करेगा, ये है 4π/3, ठीक है। अब इसके लिए वेव को क्या ट्रेवल करना पड़ेगा भाई, डिस्टेंस निकाल दो, kx, ये थीटा की वैल्यू आई ना π/3, यहां पे थीटा की जगह क्या नजर आ रहा है, kx नजर आ रहा है, तो kx मान लो वेव ट्रैवल करी यहां से यहां तक, ये आगे गई यहां से यहां तक की दूरी x1, तो kx1 इज इक्वल टू आ गया π/3, k इज इक्वल टू 2π/λ इंटू x1 इज इक्वल टू π/3। तो यहां से x1 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, पाई काट दो अगर, तो आ गया λ/6। चलो पहला मतलब कि π/3 फेज डिफरेंस के लिए वेव को दौड़ना पड़ा कितना, λ/6 दौड़ना पड़ा। 2π/3 के लिए kx2 इज इक्वल टू 2π/3, ये आ जाएगा यहां से 2π/λ इंटू x2 इज इक्वल टू 2π/3, 2π यहां से कट गया, x2 इज इक्वल टू आ गया यहां से कितना आ गया, ये आ गया था λ/6,
और 2 पाई घट गया तो ये आ गई भाई लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 3। और 4 पाई बाई 3, जब ये फेज डिफरेंस होगा तो वेव को यहां से यहां कितना दौड़ना पड़ा होगा, निकाल दो, kx3 इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3। एक बार बच्चे ने पूछा सर kx3 kx1 क्यों ले रहे हो, कि भैया ये साइन थीटा का ग्राफ है, तो थीटा की जगह kx है ना, तो थीटा बराबर पाई बाई 3, थीटा बराबर 2 पाई बाई 3, थीटा बराबर 4 पाई बाई 3। अब सबको वेव यहां से यहां तक कुछ और दौड़ी होगी, यहां से यहां तक कुछ और, यहां से यहां तक कुछ और, इसलिए मैंने एक बार x1 एक बार x2 एक बार x3 ले लिया। यहां से निकाल दो k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x3 इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3, 2 बाई 2 जा 4 पाई, x3 इज इक्वल टू आ गया, कितना आ गया 2 लैम्डा बाई 3, 2 लैम्डा बाई 3। अब आइए मिनिमम डिस्टेंस देख लो दोनों पार्टिकल्स के बीच में। दो पार्टिकल्स ऐसे बोले उन्होंने जिनके बीच में क्या कहते हैं मिनिमम सेपरेशन हो, सेपरेशन ही पूछ रहे हैं ना, मिनिमम डिस्टेंस, वही बात है। तो पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, इन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 3 माइनस लैम्डा बाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 3 माइनस लैम्डा बाई 6 कर देंगे तो वही आ जाएगा लैम्डा बाई 6। और इन दो पार्टिकल्स का देखें अगर इनके बीच की दूरी, तो 2 लैम्डा बाई 3 माइनस लैम्डा बाई 3, 2 लैम्डा बाई 3 माइनस लैम्डा बाई 3, ये आ गया लैम्डा बाई 3। देखो पार्टिकल 2 और 3 के बीच की दूरी कितनी है, लैम्डा बाई 3, और पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच की दूरी कितनी है, लैम्डा बाई 6, है ना। घटाया मैंने, ये लैम्डा बाई 6 दौड़ी, ये लैम्डा बाई 3 दौड़ी, घटाएंगे तो लैम्डा बाई 6 आएगा। ये दौड़ी लैम्डा बाई 3 दौड़ी 2 लैम्डा बाई 3, घटाओगे तो लैम्डा बाई 3 आएगा। तो मिनिमम सेपरेशन कहां नजर आ रहा है आपको, इस वाले केस में, मतलब मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए लैम्डा बाई 6। ये तो मैथ्स ज्यादा था इस क्वेश्चन के अंदर, हमें स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन मालूम है ही, तो वहां से हमें एम्पलीट्यूड पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। एम्पलीट्यूड कैसी होती है, पोजीशन डिपेंडेंट, है ना। अब जरा स्टैंडिंग वेव्स के ग्राफ देखो, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब लगे आप एक चीज देख लो, किताबों में जो ग्राफ देते हैं स्टैंडिंग वेव्स का, हमने सुपरपोजिशन करके स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया अभी टॉपिक ये वाला, तो आपने देखा होगा कि मैंने 3 ग्राफ्स बनाए थे। एक बार देखा कि सारी पार्टिकल्स इधर गई मैक्सिमा, इधर गई मिनिमा, फिर मैक्सिमा मिनिमा। अगले केस में देखा कि स्ट्रिंग हो गई स्ट्रेट, और फिर अगले केस में देखा कि पार्टिकल गई मिनिमा, ये मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, ऐसा कुछ। तो ऐसा डायग्राम देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है एक धागा, मान लो कि एक धागा जो है उसे 2 बॉल के बीच में फिक्स कर दो और ये खींच के छोड़ोगे तो ये जो बनता है ना, तो ऐसा डायग्राम नजर आता है आपको। तो एक बार में एक ही लूप होती है कोई, या तो धागा ऊपर होगा पूरा, या तो पूरा नीचे होगा, या तो स्ट्रेट होगा। तो इस तरीके से बनता है, तो ये ऐसा शेप दे देते हैं वो। तो सारी पार्टिकल एक बार पहुंची मैक्सिमा इस लूप में, सारी पार्टिकल एक साथ पहुंची मिनिमा इस लूप में। उसी तरीके से अगर ये वाला तो होती है सुपरपोजिशन का, तो सारी पार्टिकल पहुंची एक साथ मिनिमा, इस वाले लूप में सारी पार्टिकल पहुंची एक साथ मैक्सिमा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं, सुने आप उसे लिख लें कि 2 कंसेक्यूटिव नोड्स है ना, जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब होंगे फेज में, मतलब सब या तो एक साथ पहुंचेंगे मैक्सिमा, एक साथ मेन पोजीशन, या एक साथ मिनिमम। और एक लूप की जो पार्टिकल्स हैं दूसरे लूप से होंगी 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे। मतलब कि देख लो आप कि अगर ये इस लूप वाली पार्टिकल मैक्सिमा पे है तो इस वाली लूप वाली पार्टिकल मिनिमा पे है, अगर इस लूप की पार्टिकल मिनिमा है तो अगली लूप की पार्टिकल मैक्सिमा पे है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कहां लिखूं मैं, आप लिख लेना, सुनो और लिख लो, फेज ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स आर इन फेज। 2 नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल्स होंगी सारी की सारी होंगी फेज में। और सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है फेज डिफरेंस के नजरिए से, कि पार्टिकल्स ऑफ वन लूप आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू अनदर। 180 का मतलब हो गया उल्टी हो गई वेव, रिफ्लेक्शन का टाइम में पढ़ाया था ना आपको। तो देख लो एक लूप में पार्टिकल ऊपर है, सेकंड लूप में पार्टिकल सारी नीचे है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ऑल पार्टिकल्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स आर इन फेज, और पार्टिकल्स ऑफ वन लूप आर 180 डिग्री या पाई फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ अनदर लूप। तो एक पार्टिकल की एक लूप में जो पार्टिकल्स हैं उनमें फेज डिफरेंस 180 का होगा विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ अनदर लूप।
तो आई होप कि स्टैंडिंग वेव की जो डिटेल्ड एनालिसिस करी हमने वो आपको चीजें समझ में आई होंगी। किसी किस्म की परेशानी कुछ हो रही हो बातें मुझे फीडबैक कमेंट से बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जाता हूं मैं। स्टैंडिंग वेव के एक लूप में ये तो नोड है ना, नोड पे एम्पलीट्यूड 0 है, इसलिए पावर इससे आगे जाएगी नहीं। यहां भी नोड पे एम्पलीट्यूड से पावर इससे आगे जाए तो पावर यहीं पे सीमित रह गई, एनर्जी यहीं तक सीमित रह गई, इसलिए तो स्टैंडिंग वेव कहते हैं अपन। तो इस एक लूप में कितनी पावर होगी, एनर्जी होगी, मुझे वो निकाल के बताना है आपको। सवाल है आपका, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन वन लूप ऑफ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का जो एक लूप होता है उसे सेगमेंट ऑफ द वेव भी कहते हैं। जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया मैंने। तो एक लूप में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है आपको ये इवैल्यूएट करनी है। इसका जवाब लेकर आऊंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।